नमस्ते नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने वादा किया है आपसे, वादे के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हूं शाम को 4 बजे, मंडे टू सैटरडे। हमने वादा किया था कि हम MPPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए जो 19 जून को निर्धारित किया गया है, उसके लिए हम एक सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हमने प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 10 पहले फिनिश कर रहे हैं, जिसका हम आयोग कंप्लीट कर रहे हैं। आयोग की लंबी सीरीज चल रही है, बहुत जल्दी आयोग की सीरीज खत्म होने वाली है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज किस आयोग का नंबर है, आइए देखते हैं। आज हम बात करेंगे आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। ऐसा आयोग जो बच्चों के लिए कार्य करता है। क्लियर है? चलिए, यह क्लास डेली शाम को 4 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। When did the United Nations Children's Right come into force? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय कब लागू हुआ? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 2 सितंबर 1990, 2 सितंबर 1990। इस दिन हुआ था, इस डेट को हुआ था संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय लागू। ये जो कमीशन है ये बच्चों के लिए कार्य करता है। जैसे वुमेन कमीशन महिलाओं के लिए कार्य करता है, OBC कमीशन OBC के लोगों के लिए कार्य करता है, SC कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए, ST कमीशन शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसी तरीके से ये जो कमीशन हम आज पढ़ने वाले हैं ये बच्चों के लिए कार्य करता है कि बच्चों को कैसे अच्छा किया जाए, उनकी कंडीशन को कैसे सुधारा जाए। आपको मालूम है कि जो बच्चे होते हैं ये भगवान का रूप होते हैं। बच्चे देश की ताकत होते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है उसको अब जैसे ढालेंगे वैसा ढल जाएगा। अगर उसको गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर उसको अच्छा डायरेक्शन देंगे तो अच्छा डायरेक्शन में जाएगा। इसी कारण से इस आयोग को हिंदुस्तान में बनाया गया है। क्लियर है? चलिए इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा पढ़ लेते हैं। पहला, इस पर साइन कब हुआ था? लागू कब हुआ? अभी बताया 2 सितंबर 1990। लेकिन साइन कब हुआ था? साइन हुआ था 20 नवंबर 1989। ईयर इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रख लीजिएगा। जब भी कोई डेट आपको मैं बताता हूं या कोई मैं ईयर बताता हूं या कोई धारा सेक्शन बताता हूं, याद कर लिया करिए। इंपॉर्टेंट होता है तभी बताता हूं, अन्यथा एक्स्ट्रा नहीं बताता। अगर वो एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आने के चांस हैं, तभी मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करता हूं। अगला है 20 जनवरी 2006 को, 20 जनवरी 2006 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया हिंदुस्तान में। क्लियर है? ये जो एक्ट है, जो अधिनियम है, कब बनाया गया? 20 जनवरी 2006 को। कहां पर? हिंदुस्तान में। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एस्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हिंदुस्तान में कब बनाया गया? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका गठन कब किया गया? देखिए, अधिनियम आया था 2005 में। कब? 2005 में। लेकिन जब इसके गठन की बात कीजिएगा तो गठन किया गया था कब? 5 मार्च 2007 को, 5 मार्च 2007 को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फिर से, एक्ट कब आया? अधिनियम आया 2005 में, जबकि इसका गठन कब हुआ? 5 मार्च 2007 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका डेट तो हो जाएगी 5 मार्च 2007। इसको जो बनाया गया है किस अधिनियम के तहत बनाया गया है? अभी मैंने बताया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो अधिनियम 2005 है उसके तहत बनाया गया है। उसमें किस सेक्शन के आधार पर बनाया गया है? सेक्शन 3। जो इस अधिनियम की धारा 3 है, सेक्शन 3 है, उसके तहत हमने, उसके प्रोविजंस के बेस पर हमने 5 मार्च 2007 को बनाया है इस आयोग को, इस कमीशन को। क्लियर है? चलिए, यह कमीशन की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है। इसके बारे में संविधान में कहीं जिक्र नहीं मिलता। एक अधिनियम के तहत, एक एक्ट के तहत बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये कैसा है? सांविधिक है, स्टैट्यूटरी है। क्लियर है? फर्स्ट चेयरमैन की बात करेंगे तो शांता सिन्हा जी पहली चेयरमैन, और वर्तमान की बात करेंगे प्रियंक कानूनगो साहब जो हैं वो वर्तमान में इसके क्या हैं? चेयरमैन हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which section of the act about the constitution and structure and headquarters of the national commission for protection of child rights described? ये जो हमारा कमीशन है बच्चों का, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? NCPCR। याद रखना, क्या बोलते हैं? NCPCR। इसका जो गठन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो हेडक्वार्टर है, तीनों किस धारा में डिस्कस किया गया है? इसके बारे में किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है? तो जो हमारा NCPCR का एक्ट 2005 का है उसका सेक्शन 3 जब आप पढ़ेंगे, धारा 3 पढ़ेंगे, उसमें इसके गठन, स्ट्रक्चर और किसके बारे में? आपका हेडक्वार्टर के बारे में डिस्कशन किया गया है। आइए आगे चलते हैं।
इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ और पढ़ लेते हैं। अब सेक्शन 3 देखिए, सेक्शन 3 मैंने आपको बताया कि इसके गठन, संरचना, मुख्यालय के बारे में है। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 3 तो ऊपर से पूछ लेगा, लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाएगा तो वो सेक्शंस के क्लॉज पूछेगा। सेक्शन 3 में गठन, संरचना और मुख्यालय है, लेकिन अगर आप डीप में जाइएगा तो सेक्शन 3 क्लॉज 1 में क्या है? गठन है। सेक्शन 3 क्लॉज 2 में क्या है? संरचना है। और सेक्शन 3 क्लॉज 3 में क्या है? मुख्यालय है। क्लियर बात रहेगी। अगर ऑप्शन में 1 2 3 लिखे तो 3 टिक कीजिएगा, और अगर ऑप्शन ऐसे हो 3 क्लॉज 1, 3 क्लॉज 2, 3 क्लॉज 3, 3 क्लॉज 4, तब फिर याद रखना गठन के लिए 3 क्लॉज 1, संरचना के लिए 3 क्लॉज 2, मुख्यालय के लिए 3 क्लॉज 3 टिक करना पड़ेगा आपको। क्लियर रहेगी बात। संरचना की बात करेंगे तो 1+6 का कॉम्बिनेशन है, एक चेयरमैन और 6 मेंबर्स का है। और ये जो 6 मेंबर्स हैं, इसमें कहानी है कि कम से कम 2 महिलाएं, मिनिमम 2 वुमेन। क्लियर रहेगा, कम से कम 2 महिलाएं, मिनिमम 2 वुमेन, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं माय डियर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोलता है? द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस सिलेक्शन कमिटी? देखो, आपको मालूम है कि जो एनसीपीसीआर जो है कमीशन है, इसका जो चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट करती है, इसका एक प्रोसेस है। एक कमिटी बनती है, उस कमिटी के रिकमेंडेशंस आती है कि साहब आप इसको चेयरमैन अपॉइंट कर दीजिए, और उस पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाता है। क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है कि वो जो कमिटी होती है उसका चेयरमैन कौन होता है। तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी है, अगर आप थोड़ी लॉजिक लगाइएगा, बच्चों का कमीशन है तो लाजमी सी बात है कोई ऐसा मंत्रालय जो बच्चों से संबंधित होगा वो उसका चेयरमैन होगा। आपका केंद्रीय महिला और बाल विकास जो मंत्री होते हैं वो इसे क्या होते हैं? आपका चेयरमैन होते हैं इस कमिटी के। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है। आइए इसके बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं। जो आपका एनसीपीसीआर एक्ट 2005 है, उसका जो सेक्शन है, सेक्शन 4 धारा 4, वो उसके अध्यक्ष और सदस्य के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करती है। क्लियर है? ये जो अध्यक्ष सदस्य का जो अपॉइंटमेंट होता है, ये एक कमिटी की रिकमेंडेशंस पर होता है। एक कमिटी होती है, इस कमिटी में कितने लोग होते हैं? इस कमिटी में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। कितने? 3 लोग होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है इस कमिटी का? इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री। ठीक है, जबकि इस कमिटी के जो 2 और मेंबर्स होते हैं, कौन होते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इफ द पोस्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज वैकेंट, देन इट इज फिल्ड विद इन हाउ मेनी डेज? अगर एनसीपीसीआर जो कमीशन है, इसके जो चेयरमैन है, या अगर उनका वो पोस्ट जो है वो खाली है मेंबर का, तो कितने दिनों के अंदर इसको वैकेंसी को फुल किया जाएगा? कितने दिन का गैप रखा गया है? 90 डेज का, 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर फुल किया जाएगा। वैकेंट है, कोई ऐसी कंडीशन आई है, उनको हटा दिया गया है, उनकी डेथ हो गई है, उन्हें इस्तीफा लगा दिया है, ऐसी कंडीशन में 90 डेज के अंदर, 90 दिनों के अंदर इस सीट को क्या किया जाएगा? फुल किया जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगा? इसके बारे में लिखा हुआ है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट विल इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स? डीपीएसपी है, आपको मालूम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ये किस पार्ट में है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39E, अनुच्छेद 39E, और ये बात करता है इस संबंध में, इस कॉन्टेक्स्ट में। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए कुछ और आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो बच्चों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा तो अच्छी बात है आपके लिए, वैसे भी पॉलिटी में याद ही करना है। आर्टिकल 21A ये बात करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को कंपलसरी और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, CFC, C फॉर कंपलसरी और FC का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। तो याद रखना, आर्टिकल 21A जो है वो बात करता है CFC की, कंपलसरी और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाएगा। आर्टिकल 21A, दिस इज फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वहां पर इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। क्लियर? जबकि आर्टिकल 24 क्या बोलता है? अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 ईयर्स तक के कम बच्चों को, 14 साल से कम बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। क्योंकि भैया ऊपर का आर्टिकल देखो क्या बोलता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कंपलसरी और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, और आप आर्टिकल 24 में उनसे काम करवाओगे। गलत बात, काम नहीं कराना है, बच्चों को क्या करना है? पढ़ाना है। पैसा नहीं है, सरकार देगी,
कंपलसरी है, पैसा देगी सरकार, है ना, राइट टू एजुकेशन के तहत। तो ये कहानी है आर्टिकल 24 में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वाज कंस्टिट्यूटेड? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया? तो जो राज्य का आयोग होता है, राज्य का कमीशन होता है, ये आपका जो एक्ट है, एक्ट का धारा 17 जो है, एक्ट की जो सेक्शन 17 है, उसके तहत स्टेट का जो एनसीपीएस स्टेट का जो चाइल्ड का कमीशन होता है, उसका गठन किया गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा इसका, कि जो धारा 17 है, सेक्शन 17 है, वो कहता है कि राज्य सरकार द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन बनाया जाएगा। साथ ही साथ संरचना की बात करेंगे तो 1+4 का कॉम्बिनेशन है स्टेट में, 1+4। क्लियर है? हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वहीं पर हेडक्वार्टर होगा जहां पर राज्य सरकार डिसाइड करेगी। हर स्टेट का अपना अपना हेडक्वार्टर होता है। अगर आप पदावधि की बात कीजिएगा, टेन्योर की बात कीजिएगा स्टेट का, तो जो धारा 19 से सेक्शन 19 से 19 है, वो पदावधि की बात करता है, जिसमें अध्यक्ष का है 3 इयर्स और 65 इयर्स, जो भी पहले हो जाए। जबकि मेंबर्स की बात कीजिएगा तो 3 इयर्स और 60 इयर्स, जो भी पहले हो जाए, 3 साल या 60 साल। अधिकतम 2 कार्यकाल है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बार इस कमीशन में रह सकते हैं, 2 बार से ज्यादा आप इस कमीशन में नहीं रह सकते। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, हु अपॉइंट्स द स्टाफ टू द कमीशन? आयोग का कर्मचारी कौन नियुक्त करता है? ये जो आयोग होता है, कर्मचारी, स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, इसके कर्मचारियों को कौन अपॉइंट करेगा? अगर यूनियन की बात कीजिएगा, अगर आप एनसीपीसीआर की बात कीजिएगा, नेशनल कमीशन की बात कीजिएगा, तो केंद्र सरकार करेगी। और अगर आप स्टेट की बात कीजिएगा तो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। क्लियर है? चलिए, कहानी सिंपल सी है। देखो, जितना मेरा नॉलेज बोलता है, जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने खुद भी पढ़ाई की, मैंने खुद भी यूपीएससी के 3 इंटरव्यूज दिए, एक और खुद भी फाइनल सिलेक्शन भी रहा है मेरा, तो फाइनल लिस्ट में मेरा नाम था, यूपीएससी में नहीं था, स्टेट में था। एक एक्सपीरियंस मेरा यह बोलता है कि उसी का सिलेक्शन हुआ है अब तक जिसने डिसिप्लिन रखा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको बहुत धुआंधार नॉलेज है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ना होने का सिर्फ एक रीजन है, उनका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, आज क्लास देखी, कल नहीं देखा। बात ये नहीं कि आप किसकी क्लास देख रहे हो, जिसकी देख रहे हो डेली देखो, एक बार ढूंढ लो अच्छे से कि मुझे इसकी देखना है, मुझे इसको फॉलो करना है। उसको पहले 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लगा के कि जिसकी देखना है उसकी देखो, लेकिन एक बार अगर देखना शुरू कर दिया तो तरीके से फॉलो कीजिए। वो जो चीज वो बोल रहा है उसको मानिए। क्लियर है? आपने अगर डिसाइड किया कि मुझे आज करंट अफेयर्स पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। आप ये मत कीजिए कि आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ लिया, नरसों नहीं पढ़ा। मैं बोलता हूं डेली आप 3 से 4 घंटे पढ़ाई करो। 3-4 घंटे बहुत होते हैं आइडियर, 3-4 घंटे कम नहीं होते, लेकिन आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं तो सैटरडे संडे पढ़ लूंगा, 10-10 घंटा, 10 दूनी 20 घंटे पढ़ लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो 3-4 घंटे का एवरेज निकला, ऐसा नहीं होता। ब्रेन है वो गटर नहीं कि कुछ भी कचरा डाल दो एक दिन में, डेली डालना पड़ेगा, उसमें डेली सामान डालना पड़ेगा दिमाग के अंदर, तब घुसेगा, प्रोसेस तभी होगा। फिर से बोलता हूं, अगर सिलेक्शन चाहिए किसी भी, मैं बोलता हूं पढ़ाई के अलावा भी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है आपको, एक चीज हमेशा होना चाहिए, डिसिप्लिन। कोई भी चीज के लिए, अगर घर में एक आप पौधा लगाते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सैटरडे संडे इकट्ठा 2 बाल्टी पानी डाल दिया और उग जाएगा। नहीं, आपको डेली सुबह ईमानदारी से, भले चाहे आधा लोटा पानी डालो, लेकिन डालो। अगर आप डेली डालोगे तो पौधा अच्छा होगा। आप 5 दिन पौधा पानी नहीं डालोगे, 6वें दिन जाके 1 बाल्टी पानी डाल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? भूख लगती है, हम थोड़ी थोड़ी खाना खाते हैं, ऐसा नहीं करते सैटरडे संडे को इकट्ठा खा लिया, ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना, डेली खाना खाते हैं। डेली जो इंसान खाना खाता है, सिस्टमेटिक खाना खाता है, डिसिप्लिन से खाता है, उसका बॉडी अच्छा रहता है, उसका डाइजेशन अच्छा रहता है, कोई बीमारी नहीं होती। आप ऐसा करोगे ना मैं तो पूरा दिन नहीं खाऊंगा, शाम को इकट्ठा बिल्कुल ये इतना साला उठा खा लिया, पेट है, गटर थोड़ी ना कुछ भी डाल दोगे ना, वैसी ब्रेन होता है। ये मेरी सजेशन है कि आप डिसिप्लिन रखिएगा, डेली पढ़ाई कीजिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोलता हूं, आपके दोस्तों में 2, 4, 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग होंगे, मेरे अगर मैं सर्कल की बात करूंगा तो लाखों की संख्या में है, लाखों लोगों से इंटरेक्शन कर चुका हूं मैं, लिटरली। एक ही चीज निकल के आती है, एक ही चीज निकल के आई है, जिसमें डिसिप्लिन है। 3-4-5 घंटे डेली आप पढ़ाई करेंगे, आपका काम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो राज्य सरकार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इनको। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, व्हेन वाज द मध्य प्रदेश चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश्ड? मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो एमपी का जो कमीशन है उसकी स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 2007, 22 दिसंबर 2007 को। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका।
22 दिसंबर 2007 को मध्य प्रदेश का बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। किस कानून के तहत, किस अधिनियम के तहत की गई? तो राज्य का जो एक्ट है 2005 का, स्टेट का जो चाइल्ड राइट कमीशन का एक्ट 2005 का है, उसके तहत किया गया। संरचना की बात करोगे तो आपका 1+6+1+1 का पूरा टीम की बात करोगे तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अगर टेन्योर की बात करोगे तो 3 और 65 ईयर्स का चेयरमैन का होता है और 3 और 60 ईयर्स का मेंबर्स का होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, अगला सवाल, कमीशन चेयरमैन एंड मेंबर कैन बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर बीइंग एब्सेंट इन हाउ मेनी कंसेक्यूटिव मीटिंग्स? लगातार कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर आयोग अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जाएगा? कमीशन इंपॉर्टेंट है, कमीशन के टास्क इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन कमीशन की मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहा है, वो चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, उसको रहने का कोई हक नहीं है। अगर 3 लगातार मीटिंग होती है कमीशन की, कोई मेंबर हो चाहे चेयरमैन हो, अगर वो लगातार अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उसे रास्ता बाहर का दिखा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये देखिएगा कुछ और बातें लिखी है कि जो आयोग है, जो कमीशन है, उसके पास में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिविल कोर्ट की। वो किसी को समन कर सकता है, गवाही देने के लिए बुला सकता है, साक्ष्य के लिए बुला सकता है, सामने प्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है। साथ ही साथ सचिव भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का व्यक्ति होता है। इस कमीशन का जो सेक्रेटरी होता है वही होता है जो इस इंडियन गवर्नमेंट का आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है। अगर आप सैलरी, वेतन, भत्तों की बात करेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा इनको ग्रांट्स भी दिए जाते हैं। क्लियर है? स्टेट की बात करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, राज्य केंद्र की बात करोगे तो केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा रिपोर्ट की बात करेंगे तो स्टेट का जो कमीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा, जबकि जो यूनियन का कमीशन है, नेशनल कमीशन है, वो किसको देगा? यूनियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, Which of the following qualification was considered essential for the post of chairman of National Commission for Protection of Child Rights? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अनिवार्य मानी गई है? कहानी सिंपल सी है। कमीशन जो है वो बच्चों के लिए काम कर रहा है, और कोई ऐसा पर्सन है जिसने बच्चों के लिए कार्य किया है, उसका जो पास्ट रहा है, कोई एनजीओ में, कोई सोशल वर्क रहा है या किसी डिपार्टमेंट में भी काम किया जो बच्चों से रिलेटेड है, उसको प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए इस कमीशन के लिए। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो ऐसा कोई पर्सन जिसने बच्चों के लिए कार्य किया है, जिन्होंने बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है, हु हैज वर्कड फॉर द प्रमोशन ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर, ऐसे इंसान को इस कमीशन में जगह दी जाएगी। जरूरी भी है ऐसे इंसान को कमीशन में जगह देना। क्लियर है? चलिए अगला सवाल नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल यह है कि बचपन बचाओ एनजीओ के संस्थापक कौन थे? जो बचपन बचाओ आंदोलन है, इसके संस्थापक कौन थे? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान है। हमारे जो नोबेल प्राइज के जो विनर हैं, आपको मालूम है कि यूसुफ मलाला जई के साथ में हमारे हिंदुस्तान की बड़ी महान शख्सियत आदरणीय कैलाश सत्यार्थी साहब, जो कि सौभाग्य देखिए कि ये मध्य प्रदेश के विदिशा से हैं, है ना। और मेरे जीवन का सौभाग्य यह है कि मैं एक बार उनसे मिलने का मौका मिला। हालांकि मेरा ऐसा रहता है, मैंने कई लोगों का ऐसा होता है कि किसी मेरे फटाक से सेल्फी मार दी, मेरा पता नहीं क्यों नहीं रहता। ऐसा लगता है कि यार 2 मिनट मिलकर बात कर लो, क्या ही सेल्फी, किसको दिखाना है? हम मिल लिए, हमको पता कि हमने मिल लिया, हमको जो चाहिए उनसे वो मिल गया, क्या सेल्फी? हाँ, सेल्फी की जरूरत है, कई बार लगता है चलो किसी स्टार के साथ चले गए तो सेल्फी ले ली, अच्छा लगता है, अलग चीज़ है। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव रहता है कि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, अगर जैसे बहुत कम सेल्फी, या कि मुझे जो बहुत अंदर से आए कि चलो लेते हैं यार। हालांकि दिखावा भी एक चीज़ होती है यार, फेसबुक में डाल दी, भाई मैंने इससे मिला, सबका अपना अपना होता है। मैं बहुत कम ऐसा करता हूँ। हाँ, किसी से मिलता हूँ, यकीनन फेसबुक में आप मेरे जाएंगे तो कई लोगों से मिला हूँ तो डाली है, लेकिन वो यकीन मानिए पहले मैंने जो मुलाकात की, जो जानना था, चाहना था, वो सब किया। बाद में फॉर्मेलिटीज़ भी आजकल होती है, वही फोटो डाल दो, सेल्फी डाल दो, ठीक है। तो बड़ा सौभाग्य था मेरा, 2 मिनट के लिए मिला था, मैं एक बार ही मिला हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लगा था। उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो बातें हैं, और जो बड़ी पर्सनालिटीज़ होती है ना, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है, वो कम बोलते हैं, वो एक एक वर्ड उनका इंपॉर्टेंट होता है, उनके पास समय नहीं होता। अगर वो ये 2 मिनट आपके लिए मिल गया, 2 मिनट बहुत है। सेकंड्स के लिए मिलते हैं, 50 सेकंड के लिए, लीजिए 50 सेकंड के लिए आप गए, नमस्ते सर, बढ़िया, हाँ ठीक है, जाइए आप, हो गया, 5 सेकंड में काम खत्म हो गया, ये चीज़ होती है। तो कैलाश सत्यार्थी साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कमीशन? निम्न में से कौन सा सरकार का निम्न में से कौन सा कार्य जो है वो आयोग का नहीं है? कौन सा कार्य है? तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए, कौन सा कार्य है देखिए। कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, हाँ बिल्कुल ये है। बच्चों के लिए, जो बच्चों का अधिकार है उसके लिए आपका रिसर्च करना, अनुसंधान करना, बिल्कुल ठीक बात है। टू पे अटेंशन टू मैटर्स रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, उस पर फोकस करना, उसको ठीक कराना, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में तीसरा है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू पुअर चिल्ड्रन, ना गलत बात, ये नहीं है, कहीं से भी नहीं है। अगला है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड राइट्स, बिल्कुल
बच्चों के जो अधिकार हैं उसके संबंध में लोगों को अवेयर करना, ठीक बात है। तीसरा पॉइंट गलत हो गया इसका, है ना। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहीं भी इस आयोग का नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। चलिए अगला, तो और देखिएगा कुछ और कार्य देखिएगा इस कमीशन के। बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, जो चिल्ड्रन राइट्स है उसमें रिसर्च कीजिए, आप कैसे उनको अच्छा कर सकते हैं, बच्चों का भविष्य कैसे ठीक कर सकते हैं। गरीब बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों पर ध्यान देना, जो पुअर चिल्ड्रंस हैं, बेगर्स हैं, जो रोड में जिनके पास घर नहीं है, माता पिता नहीं, अनाथ बच्चे हैं, उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए और कैसे ऐसा किया जाए कि मेन स्ट्रीम में आ सके। क्योंकि कहानी सिंपल सी है कि जो बच्चे होते हैं, हम तो सौभाग्य है यार कि आप अगर मॉल में आप देख रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि आपके पिताजी ने आपको मॉल खरीद के दिया होगा, तो सौभाग्य है कि हम इतने घर में पैदा हुए कि हमको ना ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। मैं पहचान के कुछ ऐसे दोस्त भी मेरे हैं जिनकी ये कंडीशन थी कि उनके पास कुछ नहीं था, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। वो फलाने जी ने कुछ रुपए दिया तो वहां से पढ़ाई कर ली, वो स्कॉलरशिप मिल गई तो पढ़ाई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पैसा नहीं है तो 2 साल काम किया, फिर पढ़ाई की और ठीक ठाक पोस्ट में बेचारे। तो उनको देख के ऐसा लगता था यार कि जो दुनिया में ना, वो एक गाना है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लिटरली दुनिया में बहुत गम है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, आर्थिक तो छोड़ दीजिए, शारीरिक रूप से इतना परेशान है, किसी का हाथ नहीं, किसी का नाक नहीं, किसी का कान नहीं, कितनी चीजें हैं। और हमारे ऊपर ने भगवान ने सब कुछ दे दिया है, फिर भी हम परेशान रहते हैं, बताओ हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अरे सब तो दे दिया यार, जो है उसकी कदर करते हैं। और देखिए सबकी चाह होती है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, आप आगे कीजिए, लेकिन जो है उसकी भी कदर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो है उसकी कदर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगला है कि बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करना, चिल्ड्रन राइट्स के प्रति लोगों को अवेयर करना, साथ ही साथ बच्चों को आतंकवाद, घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा आदि से बचाना। जो बच्चे होते हैं उनके साथ हिंसा होती, वायलेंस होता है, खुद के बच्चों के साथ तो नहीं होती, लेकिन मैंने देखा है कि जो स्टेप बच्चे होते हैं या अनाथ बच्चे होते हैं, जो कार्य करने वाले, काम करने वाले मजदूरों के बच्चे होते हैं, बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। दिल्ली का केस है कि जो दिल्ली की महिला कमीशन की जो चेयरमैन है स्वाति मालीवाल, वो अच्छा काम करती हैं, आपने उनके बारे में जाना होगा, ठीक है। तो एक बार उनका था कि एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने उनका कि एक बार उनको फ़ोन आया किसी का कि हमारे घर के बाजू में एक घर है, वहाँ से डेली रात को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, डेली रात को 11-12 बजे के आसपास, 2-3 घंटे, और शांत हो जाता है वो, और कोई दिखता नहीं है। तो कमीशन आया, कमीशन आने के बाद वहाँ पे छापा मारा गया, ढूंढा, कहीं बच्चा नहीं मिला, कोई नहीं था। अरे बोले टीवी चालू थी, ये चालू था, वो चले गए। फिर एक दिन फिर फ़ोन आया कि नहीं आती है, डेली आवाज़ आती है, हम झूठ नहीं बोल रहे। फिर उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई कि चोरी छुप के पता किया जाए। चोरी छुप के जब पता किया गया तो पता चला कि एक बच्चा है गरीब जो काम करता है उनके घर में, वो पूरा डेली झाड़ू पोछा करना, ये करना, वो करना, रात को खाना नहीं देते, उसको मारते हैं खाने की जगह पे, मतलब 2-4 रोटी दे दी, खा लो भूख में, लेकिन उसको कुटाई होती है बेचारे की। तो ये भी हाल है लोगों का, इंसानियत जो है पता नहीं कहाँ चली जाती है। ऐसे में जब सुनते हैं, ये बच्चों के साथ छोड़िए, महिलाओं के साथ, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत जिंदा होना चाहिए। ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो गलत है। आतंकवाद में शामिल कर देना बच्चों को, भाई बच्चा है, कोई है जो भीख मांगने वाला बच्चा, उसको लालच दे दिया कि हम तुमको 1000 रुपये देंगे, तुम ये कर दो, उसको खाने के लाले पड़े, उसके लिए 1000 तो बहुत बड़ी बात है। ये भी होता है, ऐसे केसेस आते हैं। बच्चों से जुड़ा कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संधियां आदि का निरीक्षण करना, बच्चों से जुड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं वो करना, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो बच्चों के राइट्स की बात करती हैं उसको इंप्लीमेंट करना, उनसे सीखना कि अमेरिका में कैसे बच्चों के राइट्स को सुरक्षित किया जाता है, ब्रिटेन में कैसे करते हैं, दुनिया की जो भी अच्छी कंट्रीज हैं वहां पर कैसे किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं आपको कि देखिए क्लासेस की एक लिमिट होती है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी क्लास हो, कोई भी किताब हो, कोई भी यूट्यूब की क्लास हो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, कोई भी बुक हो, कोई भी नोट्स हो, सबकी एक लिमिट होती है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने ये किताब पढ़ ली मेरा काम हो गया, मैंने ये वीडियो देख लिया मेरा काम हो गया, ना, गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी यूट्यूब की क्लास, कोई भी ऑफलाइन क्लास, कोई भी ऑनलाइन क्लास, कोई भी किताब, कोई भी नोट्स कंप्लीट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं ये वीडियो देख के जाओ आपका काम हो जाएगा, कुछ मत देखो, गलत बात। ये वीडियो देखिए, साथ में जो आपके पास में जो आयोगों की किताबें मार्केट में आ रही हैं उनको एक बार देख लीजिए। कोई चीज वहां मिस होगी तो यहां कवर कर दूंगा, यहां मिस होगी तो वहां कवर कर दूंगा। कभी भी एक सोर्स पर डिपेंड मत होइएगा, कभी भी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई भी किताब नहीं है इस समय जो एक सोर्स ऐसा हो जिससे काम हो जाएगा आपका। कोई भी किताब हो, अगर आप पॉलिटी की बात करें कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ के काम हो जाएगा, नहीं, एम लक्ष्मीकांत में भी बहुत चीज मिसिंग है, सिर्फ एम लक्ष्मीकांत से काम नहीं होगा। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कभी हमेशा कोई भी चीज का 2 सोर्स हो, जैसे आयोग पढ़ रहे हैं तो आयोग के 2 सोर्स रखिएगा। और जो मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की जो किताब है वो तो ध्यान से ले लीजिएगा, उसमें आयोगों को बड़ा अच्छा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डाटा नहीं दिया रखना।
मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की जो आयोग की किताब है, बहुत डाटा नहीं दिया, वहां पर सेक्शंस में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन उसको ध्यान से रीड कर लेना, क्योंकि जो एमपीपीएससी का पेपर है वहीं से बनता है। जब पेपर बनाया जाता है तो मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की किताब सामने रखी जाती है, ये आपको मालूम होगा। क्लियर है? चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। बाकी और कोई डाउट है तो आप मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला, फेसबुक में अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह अवेलेबल हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे इसी समय।